रैली के लिए 100 लोग अलाउ है, लेकिन कोचिंग खोलने के लिए 50 लोग अलाउ नहीं है। आप बताइए, अगर 100 रैली में 100 लोग आ सकते हैं तो कोचिंग पढ़ने 50-60 लोग क्यों नहीं आ सकते? साल क्या हुआ, चुनाव आया, चुनाव के पहले आप वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी ऐसे करके आया था कि बम्पर वैकेंसी सरकार की आई है। छात्रों ने तो हजार रुपया लगा दिया। बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं, पैसे नहीं थे उसके पास, लेकिन अपने दोस्तों से मांग के, किसी और से मांग के फॉर्म भरा। सीबीआई अपना काम कर रही है, पूछताछ कर रही है। मत दिखलाइए कि रिया चक्रवर्ती किस गाड़ी में बैठ के आई है, उसके भाई भी ड्रग्स लेते हैं, ये सब आपको न्यूज नहीं दिखाना चाहिए। जी, कोरोना में कहते कि सारे लोग थाली बजाइएगा, इसे हिम्मत मिलता है, तो सारे जो बेरोजगार युवा हैं उस दिन थाली बजाएंगे और ट्विटर पर भी कैंपेन चलेगा कि हम लोगों को रोजगार चाहिए। अब रोजगार से कम कुछ नहीं सुनेंगे युवा। नमस्कार, बुलेट न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। देखिए, 2 दिन पहले एक ट्रेंड हो रहा था, वो था स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे। क्या है ये? एक सवाल बना हुआ है। ये सवाल है उन लोगों के लिए, उस सत्ता में बैठे सरकार के लिए, कि आखिरकार ये जो एसएससी रेलवे का मुद्दा बना है, क्यों बना है? जब आप रोजगार की बात करते हैं कि रोजगार मिलना चाहिए, फिर ऐसा क्या हो रहा है कि रोजगार को लेकर के वही युवा, वही छात्र आज ट्रेंड करवा रहे हैं ट्विटर पे। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, शिक्षक हैं, स्टूडेंट हैं और बड़े ही जानकार व्यक्ति बैठे हुए हैं, देवकांत जी। आइए जान लेते हैं कि आखिरकार ये जो स्पीकअप फॉर एसएससी और रेलवे है, ये है क्या, आखिरकार ये क्यों ट्रेंड कर रहा है। तो सबसे पहले स्वागत है और नाम बताइए और बताइए कि ये है क्या, क्यों आप ये कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद राज जी, जो आप इस मुद्दे पर लोगों का राय जानने के लिए आए। कितने बेचैन हैं बच्चे, इस बारे में भी आप जान सकते हैं आज के माध्यम से, आज जो है। और सबसे पहले बुलेट न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। यह मुद्दा इसलिए तूल पकड़ा चूँकि अभी कोरोना महामारी से लोग उबर भी नहीं पाए हैं अच्छी तरीके से, और बहुत सारे लोगों का नौकरी चला गया है। तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जिनके माता पिता बाहर काम करते थे, पिता बाहर काम करते थे, तो उससे बच्चे का रोजगार चलता था, लेकिन वो भी यहाँ आ चुके हैं। तो अब ऐसे में बच्चों को नौकरी मिलना, रोजगार मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अभी बहुत सारे एसएससी हो या रेलवे हो या बहुत सारे ऐसे संस्था है जो एग्जाम फॉर्म भरवा ली है और बच्चों का एग्ज़ाम नहीं ले रही है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं सीजीएल 2017 का। सीजीएल 2017 अभी 4 साल होने वाला है और उसका अभी तक फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, यानी कि आप उस पर भी सीबीआई केस हुआ था, लेकिन उसका अभी तक टायर 3 का भी एग्ज़ाम ठीक से नहीं हो पाया। तो और 2018 का भी सीजीएल अभी लटका हुआ है। 2019 में एनटीपीसी का एग्ज़ाम और ग्रुप डी का फॉर्म भराया था, जिसमें प्रत्येक बच्चों से सरकार 500-500 रुपया ली थी। गरीब बच्चे बहुत मुश्किल से इतना पैसा अफोर्ड कर पाते हैं। भरे फॉर्म, लेकिन अभी तक उसका एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, प्रीलिम्स तक नहीं हुआ। अगर आप बिहार एसएससी की बात करें तो 2014 में बिहार एसएससी का फॉर्म भराया था, अभी तक सरकार केवल उसका पीटी एग्जाम ले पाई है। आप इससे समझ सकते हैं कि बच्चों को किस तरह से सरकार अनदेखी कर रही है, यानी बच्चों के रोजगार पर कोई भी सरकार का जरा सा भी ध्यान नहीं है। तो इसीलिए जो बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, सरकार इसी के लिए बच्चे आगे आए हैं। और यह जो चल रहा है अभी प्रोटेस्ट, यह मुख्य वजह है कि सरकार जो भी फॉर्म भरवाई है उसको सही से एग्जाम ले और जो बहाली दी है सरकार उसको जल्दी से निपटाए, बच्चों को ज्वाइनिंग दे। अच्छा, अगर बात करें तो ये जो आपका फॉर्म भराया था, 18 की बात कर रहे हैं आप, कितना रुपया लगा था? 19 की पेंडिंग है, 19 की। हाँ, 500 रुपया एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरने में लगा था बच्चों का। सरकार कही थी कि हम 400 रुपया वापस लौटा देंगे। बताइए, तो सबसे सरासरी गलत नियम है कि आप 500 लेकर 400 लौटाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब आपको उसका इंटरेस्ट से भी मतलब है सरकार को। आखिर क्यों 500 लेकर 400 लौटाने की बात सरकार कर रही है? दूसरा बात है कि जब आप सरकार कही कि ठीक है हम रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम, जब लोकसभा चुनाव था तो प्रधानमंत्री जी तो सपना दिखा दिए बच्चों को कि हम 2019 में आप फॉर्म भरवा रहे हैं मार्च में और नवंबर तक हम क्लियर कर लेंगे। लेकिन मार्च 2019 का अभी आप सितंबर 2020 आ चुका है, लेकिन अभी तक उसका कोई खबर नहीं है, खोज खबर भी नहीं है। ठीक है, कोरोना तो मार्च के बाद आया है, तो मार्च के बाद कर रहा हूँ, उससे पहले सरकार एग्जाम कंडक्ट करा सकती थी, लेकिन सरकार बिल्कुल भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराई। और यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो बहाली है वह भी डिक्रीज हुआ है। अगर आप पहले के बहाली देखें तो हर साल रेलवे
ग्रुप डी का फॉर्म आता था हर साल। लेकिन अभी क्या है, अभी आप 2014 से 18 में सरकार जो बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है, इसकी सरकार के 4 साल में केवल एक बहाली आई 2018 और 2019 में, यानी 4 साल गैपिंग हुआ। जिस बच्चे का उम्र हो चुका है उनका तो उम्र चल गया। और बिहार में तो आओ बदतर स्थिति है सर। जैसे अगर हम बात करें बिहार में, तो आप बिहार में 2014 में फॉर्म भराया, उसका अभी तक बिहार एसएससी फाइनल नहीं हुआ, ग्रेजुएशन लेवल फाइनल हो गया, ज्वाइन भी कर लिया, हमारे भी कुछ स्टूडेंट उसमें हैं। और ये जो दरोगा का जो अभी जो बहाली निकला था 2456 सीट था, उसका पीटी हुआ है, मेंस नहीं हुआ, और दोबारा सरकार फिर बहाली दे दिया दोबारा, जिसका फॉर्म अभी भरा रहा है, सर्जेंट मेजर का है और दरोगा का है। तो आप बताइए इसका बहाली सरकार दे दे, इसका एग्जाम कब लेगा भगवान भरोसे। आप देखिए स्टेट का एग्जाम हुआ, अभी टीचर का एग्जाम हुआ था, हम लोग इंतजार कर रहे थे, 15 मई को रिजल्ट आने वाला था 2020 में, इसका एग्जाम 28 जनवरी को हुआ था 2020 में, और सरकार कही थी कि 15 मई को हम आपको रिजल्ट देंगे, और 17 मई को पता चला कि एग्जाम में सरकार कैंसिल कर दिया। आप बताइए, सरकार जब कहा, आनंद किशोर खुद आकर कहे प्रेस में कि नहीं कोई धांधली नहीं हुआ है, और अगर धांधली 4 सेंटर पे स्टेट में हुआ था तो इस चारों सेंटर को हम कैंसिल करते हैं और अगला एग्जाम हम ले चारों सेंटर का खाली एग्जाम कैंसिल होगा। लेकिन सरकार क्या किया, उस चारों सेंटर का एग्जाम कैंसिल करके एग्जाम ले लिया दोबारा। लेकिन फिर क्या जरूरत पड़ गया सरकार को कि 17 मई को दोबारा एग्जाम कैंसिल करना पड़ा, और उसका एग्जाम अभी कोरोना के समय में सरकार ले रही है। आप बताइए पटना सेंटर, अभी हम लोग भी हैं, हम लोग भी टीचर के मतलब है एप्लीकेबल, बीएड जिनका है। आप बताइए अभी बच्चे पटना जाएंगे, आप बताइए अगर कोई संक्रमित होगा तो सरकार इसका सरकार जिम्मेवारी लेगी। अगर कोई बच्चा पटना जाने में संक्रमित हो गया, हर बच्चों को तो अपना स्पेशल गाड़ी नहीं है, जाएगा, संक्रमित हो सकता है, क्योंकि सुविधा भी नहीं है उतना बच्चों को। तो आप बताइए सरकार इस बिहार में एकदम शिक्षा का हाल बेहाल है। अच्छा, तो सवाल करें, आप तो टीचर हैं, आप विराट क्लासेज आप चला रहे हैं, जी जी, हजारों की संख्या में स्टूडेंट आपके पास पढ़ते हैं। अहमियत आप बताइए, एसएससी की जो अहमियत है, आखिरकार हो सकता है कि सरकार को इस बारे में न पता हो, क्योंकि वो तो सत्ता में है, हो सकता है कि फॉर्म भरवा लिए हम और फिर फॉर्म कैंसिल कर दिए, पैसा आपको दे दिए। हमें आप ये बताइए और सरकार को भी बता दीजिए कि आखिरकार जो तैयारी करने आते हैं उनके कैसे स्थिति होती है। देखिए सबसे पहले तो हम अपना मतलब हमारे यहाँ करीब 1470 बच्चे पढ़ते हैं रजिस्टर्ड में, मतलब मेंटेन है उतना लोग। 1470 स्टूडेंट में हम आपको बता दें कि 50% ऐसे बच्चे हैं जिनके पिताजी मजदूरी करते हैं, या तो बाहर में कपड़े के कारखाने में काम करते हैं, ऐसे लोग हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जिनको हम फ्री में पढ़ाते हैं ताकि उनके पिताजी को बोझ ना हो। आप बताइए वैसे बच्चे डेली करीब 50 रुपया खर्चा करके मदनपुर से यहाँ आते हैं, 50 रुपया उनका खर्चा होता है। अब बताइए ऐसे बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं बेचारे, लेकिन सरकार एग्ज़ाम नहीं ले रही है ना ठीक से, और एग्ज़ाम भी अगर ले रही है तो उसका रिजल्ट नहीं दे रही है टाइम से। अगर एग्ज़ाम लेने के बाद रिजल्ट भी दे रही है तो फाइनल ज्वाइनिंग नहीं करवा रही है सरकार। तो आप समझ सकते हैं कि इतना परेशानी आ रही है, बच्चों को कितना परेशानी हो रहा है। अभी हमारे पास जो बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो पढ़ने आते हैं आपको दाऊद नगर से। आप बताइए कि दाऊद नगर से जो स्टूडेंट आता है करीब उसको 100 रुपया खर्चा होता है एक दिन में अप डाउन में। आप बताइए उतना परेशानी उठा के 1 घंटा बस पे बैठ के वो यहाँ आता है, अब यहाँ से पढ़ के वापस जाता है। बताइए वो बच्चा का तैयारी पूर्ण है लेकिन बहाली नहीं है ढंग का। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों को कितनी तकलीफें का सामना करना। जैसे कि इन्होंने बताया कि जिस तरीके से आपको ये वो मुहिम के बारे में जो मैंने बताया जो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, इसकी एक बात ये भी है, मन की बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं रविवार के दिन में, और उसमें सबसे ज़्यादा डिसलाइक मिलता है। और जब आप कमेंट खोलकर देखते हैं तो उसमें एसएससी, रेलवे, नीट, जेईई सबके स्टूडेंट्स और सबके कमेंट होते हैं कि कम से कम परीक्षा रद्द करा दिया जाए, या तो जो रिजल्ट पेंडिंग है उनको ले आया जाए। उसके बाद भी सरकार की नींद नहीं खुलती है। तो सवाल ये है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे थे या जिनका रिजल्ट इंतजार करे कि रिजल्ट आना चाहिए, आखिरकार सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। तो सवाल आप ही से होगा, क्योंकि आप लॉ के जानकार हैं। सरकार का जो ये कदम है, आप यहाँ समर्थन में हैं, बैठे हुए हैं, तो सरकार का जो ये कदम है क्या सोच रही है सरकार इसमें? सबसे पहले मैं बुलेटिन न्यूज़ का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस तरह के ज्वलंत मुद्दे पे आज हम लोग को आपने एकत्रित करके बुलाया। और सबसे पहले मैं आंकड़े की बात करता हूँ। खुद अभी सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक रिपोर्ट आया है जिसमें खुद सरकारी आंकड़ा होता है और इसको लोग मानते भी हैं। उसमें ये बताया गया
और इसमें जो बेरोजगारी का जो दर है वो महीने महीने के दर के हिसाब से उसमें ये आया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जुलाई महीने में 6.66 करके बेरोजगारी दर थी, ग्रामीण बेरोजगारी। उसके बाद शहरी बेरोजगारी में उन्होंने बताया 9.18। अगस्त महीने में ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ के चली गई 7.65 और ये शहरी इलाकों में ये बढ़ के आपका आ गया 9.83। मतलब कहने का ये अर्थ हुआ कि 10 छात्रों में एक छात्र को भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो कहने का कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि सरकार को जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं और जो एजेंसियां हैं जो परीक्षा का आयोजन करती हैं, करीब करीब सबको एक वो रूटीन दे और एक विरोध। जग जाहिर है छात्र इतने मेहनत से बेचारे आकर पढ़ते हैं, खुद हम भी प्रतियोगी छात्र हैं, हम भी ये संवेदना को झेल रहे हैं। तो कम से कम ये होना चाहिए कि सरकार को नियमित तौर पे और केवल इलेक्शन के समय ही नहीं, ये जो कारवा चल रहा है कि अभी हम इतने वैकेंसी ला रहे हैं, इतने पे हम अपॉइंटमेंट कराएंगे, इतने लोग को ज्वाइनिंग दिलाएंगे, तो ये जो सिलसिला है सालम साल चलते रहे, महीने दिन चलते रहे, ताकि प्रतियोगी छात्रों में ये रोष उत्पन्न ना हो। आपने बताया कि एक ट्विटर पे ही एक बहुत बड़ा प्रतियोगी छात्रों का एक चल रहा है ट्वीट कि कम से कम ये विरोध करना चाह रहे हैं, तो कम से कम प्रधानमंत्री जी से एक मेरा नम्र निवेदन है, एक छात्र होने के नाते, कि कम से कम प्रतियोगी छात्रों पे भी थोड़ा सा ध्यान दें। और जैसा कि अमित ने बताया कि इनके पास आंकड़े ही हैं और आंकड़े कभी झूठ नहीं होते। 2017 की वैकेंसी 9000 कुछ की वैकेंसी एसएससी की, जिसका अब तक कुछ हुआ ही नहीं है। तो बताइए, आपने तो वैकेंसी निकाल दी, आप उन छात्रों से पूछिए कि जो 3 साल जिनका वो कोलैप्स हुआ, अब वो क्या करेंगे। हो सकता है उन जो वैकेंसी आएगी उसमें उनका ना हो पाए, इसमें उनका हो जाता। तो कहीं ना कहीं आप छात्रों को सिक्योरिटी दे दीजिए। अच्छा, एक सवाल आ रहा है सबसे बड़ा, आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि कहीं ना कहीं निजीकरण हो रहा है बिहार भारत में, आप देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस सरकारी आपको नौकरी के लिए ये लोग तैयारी कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा और निजीकरण के कारण फिर से दबाव पड़ जाएगा हर किसी पर? ये कितना सही है सरकार का? देखिए, अब तो निजीकरण जब भी कहीं भी किसी देश में निजीकरण होता है तो कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलता है। और कोई भी जब सरकार कदम उठाती है तो उसके 2 सेंस होते हैं, निगेटिव एस्पेक्ट और पॉजिटिव एस्पेक्ट। और कहीं ना कहीं निजीकरण से लोगों को ये दिख रहा है कि निगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा प्रभावित होंगे, मतलब कि ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। कैसे पड़ने वाला है? तो पहला आप देखेंगे कि जो क्षेत्र का निजीकरण किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली है कि मान लीजिए रेलवे का निजीकरण हो रहा है, तो जनरली रेलवे में जो भी यात्रा करते हैं वो काफ़ी मध्यम वर्ग लोग करते हैं, तो सबसे पहले उनके जेब ढीले होंगे, किराया तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी चीज़ है कि ये सरकारी संस्था थी, निजीकरण हो जाने से ये होगा कि जिस ये संस्था को ये सौंप देंगे तो वो अपने अनुसार सब कुछ निर्धारण करेंगे, सैलरी निर्धारण करेंगे, कितना हमें वैकेंसी लाना है वो निर्धारण करेंगे। हो सकता है वैकेंसी न लाएं, या हो सकता है जो आपके पास जो स्किल है उसके अनुसार आपकी सैलरी ना हो। तो कहीं ना कहीं ये एक विरोध करना जरूरी भी है और न कहीं ये लगता है कि छात्रों का इससे कुछ न कुछ अहित होगा। पॉजिटिव की बात बोले आप, उसके बारे में। पॉजिटिव में यह होगा कि जैसे निजीकरण से ये भी है कि सिस्टम कुछ न कुछ सही तरीके से काम करने लगता है। जैसे सिस्टम में आप क्या देखेंगे, व्यवस्थाएं आपको सुचारू रूप से होंगे। आप चले जाइए, जितने भी निजीकरण जिस रेलवे जिस प्लेटफॉर्म वगैरह का किया है, तो कहीं ना कहीं आपको खुद देखने को लगेगा। हमने पहले ही 2 चीज़ बताया कि पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट दोनों आएंगे। निगेटिव पे हमने चर्चा कर दी, पॉजिटिव में यह होगा कि आपके सहूलियतें बढ़ेंगी, फैसिलिटी बढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें भी उसमें मिलती हैं। जो सरकार जैसा वो मानक तैयार करता है उससे फ़ायदे भी लोगों को पहुंचते हैं। अच्छा, इसी पे सवाल एक और हो जाएगा क्योंकि समय भी देखना है। सवाल ये होगा कि एक तरफ तो जहाँ पर हमारी कंपनियां बंद होते जा रही हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर भारत। अब ऐसे युवा पकौड़े बेचें या रोजगार की तलाशी करें या तैयारी करें, उस पर क्या कहेंगे? अब पकौड़े बेचने का उन्होंने जो बोला था वो किस संदर्भ में लोग ले लिए, इस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे एक स्टूडेंट होने के चलते। लेकिन हाँ, लोकल फॉर वोकल वाली जो स्थिति है, तो सबसे पहले हम लोग देश स्तर पे छोड़ दें। बिहार में ही बहुत सारी संभावनाएं हैं रोजगार की। कैसे? तो भी आप देख रहे होंगे कि पुष्पम प्रिया चौधरी, वो एक उसका हम लोग कैंपेन या अभी देखते होंगे, या जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स से सब देखते हैं कि वो हर एक चीनी मिल में या जितने भी यहाँ पे उद्योग धंधे बंद हैं वो उन पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं।
तो सरकार को कम से कम चाहिए कि जो जो बंद हैं, जो भी मिले, अगर आप उनको स्टार्ट करा देंगे तो जितने भी प्रवासी मजदूर जो बाहर में जो 100, 150, 200 की जो मजदूरी करते हैं, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आप यहाँ पे करने लगेंगे। और दूसरी ये चीज़ कि जो जो बिहार में कंपनियाँ हैं उसमें सरकार ये मानक तैयार करे कि वहाँ पे लोकल लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दें। आप कई बार सुने भी होंगे, चाहे वो एनटीपीसी हो या औरंगाबाद में भी कई औद्योगिक इकाई हैं जहाँ पे सुनने को मिलता है कि लोकल लोगों को तजब्बो नहीं दी जाती है, सब बाहर के लोग हैं। तो सरकार को मानक तैयार करना होगा कि सबसे पहले जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उसमें एक वो फिक्स कर दें कि इतने लोगों को जो उस जगह के होंगे नौकरी दी जाएगी। तो इससे भी क्या हुआ कि जो वहाँ के लड़के जो बाहर जाके काम कर रहे हैं तो कम से कम वहाँ पे उनको एक अस्थायी नौकरी और एक घर की नौकरी का आनंद उनको मिल जाएगा। तो देवकांत जी ने जिस तरीके से कहा कि सरकार जो काम कर रही है, आखिरकार सवाल यही है कि जब सरकार की नीयत इतनी अच्छी है तो रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है। निजीकरण करके ये सरकार तो कह रही है कि रोज़गार मिलेगा, सारी सुख सुविधा मिल जाएंगी, मगर सवाल ये है कि किस कीमत पर मिलेंगे। हमारे साथ युवा हैं और स्टूडेंट हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम हो आपका? सौरभ। आप बताइए, सौरभ जी की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद तो होगा नौकरी की, घर से क्या कुछ आस लगाया गया है? घर से तो बहुत कुछ आस लगाया गया है, क्योंकि हम एक मध्यम वर्गीय से हैं, परिवार से हैं, तो घर पे बहुत सारी समस्याएं, इस लॉकडाउन में तो सारे मध्यम वर्गीय के पास समस्या आ चुकी है और आदमी बाहर अफोर्ड कर नहीं पा रहा है कि बाहर जाके अब पढ़ पाए। जो तैयारी पहले कर चुके हैं, चाहे वो 2 साल रह के कर चुके हैं या फिर अब कर चुके हैं, लेकिन अब समस्या है कि वो बाहर जाने का अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो अब छात्र के पास समस्या है कि जो पहले जो जितने फॉर्म आ चुके हैं सरकार का, उसको पहले कंप्लीट कराई जाए, क्योंकि एक एक छात्र 5-5 फॉर्म भर चुका है, अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है। ना एडमिट कार्ड आया, ना कुछ अभी एग्ज़ाम का हुआ, ना ज्वाइनिंग, कुछ तो एग्ज़ाम होने के बाद ज्वाइनिंग तक नहीं, 4-4 साल पेंडिंग है। जो 2017 का एसएससी सीजीएल वगैरह का जो है एग्ज़ाम पेंडिंग है। अब बताइए, 2014 का बिहार एसएससी का एग्ज़ाम था, ठीक है, वो किसी विवाद में फंस गया एग्ज़ाम। तो क्या 5 साल में ऐसा आज तक बिहार का जो सचिवालय है, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वहाँ से पद खाली नहीं हुआ या कुछ लोग रिटायरमेंट नहीं लिए? तो पद तो है पर आप वैकेंसी निकाल नहीं रहे हैं। ठीक है, 2014 का आपका विवाद हो गया, तो 2015 वाला वैकेंसी आप क्यों रोक दिए? 2016 वाला क्यों रोक दिए? सवाल तो बनता है। सवाल ये भी बनता है कि आप जो ये मुहिम चला रहे हैं, ट्विटर पे ट्रेंड करवा रहे हैं, सोच रहे हैं कि सरकार सुनेगी, लग रहा है आपको, या ये भी एक चुनाव मुद्दा निकल जाएगा? चुनाव मुद्दा से मतलब नहीं। अगर विरोधी पार्टी, मान लेते हैं, अगर विरोधी पार्टी अगर स्टूडेंट के हित में बात करती है, अगर स्टूडेंट को आगे ले जाना चाहती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूथ जो है सबसे बड़ा चीज़ है। यूथ का फ्यूचर सब कुछ से जुड़ा हुआ है। अगर यूथ चाहेगा तो किसी भी सिस्टम को हिला सकता है, और यूथ के लिए अगर कोई बात करता है तो न्याय संगत है, इसके लिए कुछ कहना गलत बात है। और सबसे बड़ा बात कि राज भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस छात्र के इतने बड़े मुहिम को, जो फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, एक एक छात्र के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, उस मुहिम को आप आगे ले जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार है और धन्यवाद है आपका। ये कहा जाता है, जब 2019 था, पिछले ही बार था, चुनाव जब हुआ, युवा देश कहा जा रहा है, युवा भारत, लग रहा है कि सरकार युवा के साथ में है। उस टाइम तो था, क्योंकि इनका भाषण जो है, जो अभी हाल फिलहाल का जो केंद्र सरकार है, उनका भाषण से सबको अट्रैक्ट है। तो ठीक है, आप भाषण देते हैं, तो जैसे आपने बोला 2 करोड़ रोजगार की बात की, आज रोजगार क्या है, मान लीजिए नगण्य है। आप अगर 50% भी रोजगार देते हैं तो बच्चा उसमें भी खुश रहेगा। लेकिन बताइए, नंबर 1 ट्रेंडिंग होने के बाद, सोशल मीडिया पे नंबर 1 ट्रेंडिंग होने के बाद, देश का सारे बड़े बड़े मीडिया बंधु इसको कवरेज नहीं कर रहे हैं। कितना बड़ी गलत बात है, बताइए। छात्र परेशान है, हर एक चीज़ से छात्र शोषित हो रहा है। पिछले साल क्या हुआ, चुनाव आया, चुनाव के पहले आप वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी ऐसे करके आया था कि बम्पर वैकेंसी सरकार की आई है। छात्रों ने तो 1000-1000 रुपया लगा दिया। बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं, पैसे नहीं थे उसके पास, लेकिन अपने दोस्तों से मांग के, किसी और से मांग के फॉर्म भरा, क्योंकि उसमें ये था प्रलोभन कि आपको 400 रिटर्न होंगे। तो ग्रुप डी भी डाला, एनटीपीसी भी डाला, सोचा कि चलो 4 800 तो रिटर्न होगा, उससे हम चुकता कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, चुनाव खत्म हुआ, मुद्दा खत्म हो गया। बेचारा छात्र वैसे ही रह गया, परेशान का परेशान। एग्जाम भी नहीं हुआ, कुछ नोटिफिकेशन तक नहीं, सरकार आके सामने तक भी नहीं। सबसे बड़ा बात है कि इतना अगर छात्र मुहिम लाया है सोशल मीडिया पे,
तो मीडिया कवरेज मिलनी चाहिए। एक छोटे छोटे बात को, मसाला न्यूज़ को मीडिया कवरेज मिल जाती है, लेकिन जो फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, इस बड़े देश के बड़े यूथ की बात है, वहाँ पे मीडिया कवरेज नहीं मिलती है, सरकार से कोई जवाब नहीं मांगता है। इसलिए छात्रों ने बहुत अच्छा मुहिम निकाला है। देखिए, छात्र तो प्रयास कर रहे हैं, अब सरकार कब जवाब देती है, कब अमल करती है छात्रों की बात पे। एक सवाल आ रहा है मन में। कहती है सरकार, कहती है कि 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ हम सत्ता में आए थे, और पूर्ण बहुमत के साथ, समझिए आप। तो फिर अब सरकार के खिलाफ आप जा रहे हैं, तो सरकार ये भी तो कहेगी कि विपक्ष का वो चाल है। ठीक है, अगर हम मानते हैं विपक्ष का चाल है, अगर स्टूडेंट के साथ कोई बड़ा नेता या बड़ा आदमी नहीं साथ रहे तो स्टूडेंट को कौन सुनने वाला है। बहुतों आज तक अनशन हुआ, बहुत दिन तक अनशन में बैठे रह गए लोग, लेकिन कोई नहीं सुना। अगर विपक्ष अच्छा ये मुद्दा, स्टूडेंट का मुद्दा उठाती है, तो इसमें गलत क्या है? लग रहा है विपक्ष आएगी भी, अगर सत्ता में, बिहार के सत्ता में आ जाएगी, आपके लिए रोजगार दे देगी? नहीं, हमें तो पहले अभी इस सरकार से लेनी है ना। अभी तो केंद्र सरकार को 4 साल रहनी है। आपने जो वादा किया उस पर तो आइए। हमें क्या पता, आपने जिस तरह से हमें झांसा दिया कि इतना रोजगार दे देंगे, इतना रोजगार का आपने आंकड़ा बताया, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, हर एक घर का इकोनॉमी बढ़ा देंगे, रोजगार दर खत्म हो जाएगा, तो कहाँ गया? हमें तो इस सरकार से अपना हक लेना है। क्या पता अगला भी आए, अगला भी इसी तरह बोलते हुए आए और मेरे लिए गड़बड़ कर दे, सारे स्टूडेंट के लिए गड़बड़ कर दे, ये भी तो हो सकता है। तो हम छात्रों को सबसे पहले इस सरकार से लेना है, इस सरकार से हक लेना, क्योंकि मेरा राइट है, क्योंकि आपने बोला है, आपने बोला क्या हर एक साल आता था। आप पहले से आंकड़ा उठा के देखेंगे, हर एक साल वैकेंसीज आई है, लेकिन इधर देख लीजिए आप खुद ही, सारे स्टूडेंट परेशान हैं। ये लॉकडाउन आया, अब आया लॉकडाउन, बहुत सारा मुद्दा है स्टूडेंट का जो सॉल्यूशन हो नहीं रहा है, पेंडिंग है। बताइए, हम अपने गांव में कल थे, खेल कूद में उधर थे इन्वॉल्व, तो पता चला कि 2011 का एक वैकेंसी था बिहार सरकार की, क्या बोलते हैं, होमगार्ड की, 2011 की, आज 9 साल हो गया सर। 2011 की वैकेंसी थी, जिसमें लोग अभी भी दौड़ धूप कर रहे हैं। स्टूडेंट जो है, अब उनका शादी हो गया, बाल बच्चेदार हो गए, 2 बाल बच्चे हैं, फिर भी वो दौड़ धूप कर रहे हैं इस आस में, क्योंकि वो लगता है उनको कि अब शायद बिहार सरकार निकाल देगी। चुनाव समय टाइम पे हो जाता है, एकदम निश्चित समय पे हो जाता है। तो एक जो छात्रों का जो एग्जाम है, जो आप निकालते हैं वैकेंसी, उसको आप समय पे क्यों नहीं करा सकते हैं? पैसे तो ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं। अगर आपको करना भी है तो सब स्टूडेंट के ही पैसे से आपको ऑर्गेनाइज भी करना है, एग्जाम भी ऑर्गेनाइज स्टूडेंट के पैसे से करने हैं। और वैकेंसी तो सीट खाली है, तभी तो आप सीट निकाल रहे हैं। और सीट खाली का भी आंकड़ा आप देख सकते हैं कि हर एक विभाग में कितना सारा सीट बचा हुआ है, लेकिन ले नहीं रहा है। हम सचिवालय का बात जो किए, कितना बड़ा बात है, 2014 में बिहार एसएससी का फॉर्म आया और उसके बाद अभी तक फॉर्म नहीं आया। ठीक है, 2014 में किसी कारण से विवाद हो गया, जो भी हो, क्वेश्चन आउट वाला हो, कुछ भी मैटर हो, विवाद हो गया। क्या अभी 2014 के बाद सचिवालय में एक भी पद खाली नहीं हुआ जो आप वैकेंसी नहीं निकाले? कितना बड़ा सवाल है। सवाल तो ये भी है कि सरकार स्टेट की एग्ज़ाम करवा रही थी और कैंसिल करवा दी, रद्द हो गया जी। अब उम्मीद है आपको कि फिर से होगा तो सही जो है जाएगा? अब तो चुनाव है, अब उसके बाद आचार संहिता अब लगने वाला है, तो उम्मीद है सरकार, चूँकि चुनाव था इसलिए स्टेट का एग्ज़ाम सरकार ले भी ली इस साल। अगर चुनाव नहीं होता तो फिर 4 साल इंतजार करना पड़ता। यानी सरकार सब चीज़ अपने फ़ायदे में देख रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि जो टीचर है, नियोजित शिक्षक, उन लोग को भी कुछ लाभ मिला है। तो आप बताइए, अप्रैल में, हाँ आज मिलेगा। आप बताइए, सरकार अप्रैल में मिलेगा, लेकिन सरकार अभी भी अनाउंस कर दी क्योंकि उसको अक्टूबर में चुनाव है। हाँ, तो आप सोच सकते हैं कि सरकार अपना फ़ायदा कितना ज़्यादा देख रही है। ठीक, और एक बात सौरभ जी कह रहे थे कि 2011 में बहाली है, अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं कि जो लड़का 2011 में जिसका ये फॉर्म भरा होगा, वो लड़का अभी तक आप सोचें किस स्थिति में पहुंच गया। हो सकता है वो कहीं काम करने लगा हो, क्योंकि हर घर के स्थिति एक जैसा नहीं है। आप देखिए ना, आप देखिए एक दिन कभी आप यहाँ भी आइए क्लास में, हम आपको दिखाते हैं कैसे कैसे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। बहुत ऐसे गोड़ पकड़ लेते हैं कि सर हमको पास 300 रुपया भी महीना नहीं है देने के लिए सर। और वैसे बच्चे पढ़ते हैं, वैसे बच्चों का अगर नौकरी होता है तो बताइए कितना उसके घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छा होगा। तो सरकार से हम नम्र निवेदन है और आपके माध्यम से हम सबसे आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। चूँकि अभी आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो हम न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दिए हैं। आप विश्वास कीजिए, हम न्यूज़ चैनल देखना इसलिए बंद कर दिए हैं कि हमको न्यूज़ चैनल जब भी हम खोल रहे हैं तो हम दुए मुद्दा देखते हैं। जी न्यूज़ तो हम देखते नहीं है, कभी भी नहीं। अगर हम न्यूज़ देख लिए गलती से भी तो हम दिन भर हिंदुस्तान, पाकिस्तान,
पाकिस्तान ही देखेंगे, क्योंकि वहाँ के यहाँ का मुद्दा वो चलाता नहीं है। ठीक, बहुत सारे जितना भी न्यूज़ चैनल है सब तो एकदम अजीब चला रहा है। अभी आप देख लीजिए, आप खुद एक पत्रकार हैं, बहुत मतलब हमको गर्व है कि आप ऐसा पत्रकार हैं जो इस तरह का मुद्दा लेकर आए हैं हमारे पास। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो अब मतलब अपना जो विश्वसनीयता है वो खो गया है, क्योंकि अब आप देखिए, जाके देख लीजिए, अब रिया का मामला जितना ज़्यादा चल रहा है, बताइए एक मामला है, CBI जांच करे, उस पर छोड़ दो, आप बाकी का जो मुद्दा है वो उठाइए। सरकार अब नहीं सुनती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बात। पहले अगर कोई बात कह देता था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो हमको लगता था कि नहीं एकदम जरूरी हुआ होगा तबे कह रहा है, लेकिन अब आप कहता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई भी बात तो हमको लगता है कि ऐसा ही कह रहा होगा। आप समझ लीजिए कि कितना उसका क्रेडिबलनेस घटा है, माने उसकी जो विश्वसनीयता है कितना कम हुआ है, आप सोच सकते हैं। तो हम कहेंगे जो भी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो लोग हैं, उनसे नम्र निवेदन है कि सरकार बच्चे के इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं, जैसे आप बढ़ाएं वैसे ही सारे लोग मिलकर आएँ आगे और सरकार से सवाल पूछें। देखिए, सरकार को हम वोट क्यों देते हैं? हम सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। अगर जो सरकार, जैसे आप मैनिफेस्टो अगर देखें सरकार को, 2014 का मैनिफेस्टो, चाहे 2019 का जो मैनिफेस्टो रहा है बीजेपी सरकार का, तो उसका मैनिफेस्टो में जो मुद्दा था, जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, ठीक है बन गया, 370 धारा था, ठीक है हट गया, ठीक है बहुत अच्छा जो आप मैनिफेस्टो में डाले किए। लेकिन आप ये भी तो मैनिफेस्टो में डाले थे कि 2 करोड़ नौकरी हर एक साल देंगे, वो कहाँ चल गया? आप बताइए। हमको ज़रूरत है, हमको रोटी चाहिए, भोजन चाहिए, हर लोगों को अपना कम से कम खाने का ठीक होना चाहिए कि खाने से कोई भूखे नहीं मरे इस देश में, नहीं। क्योंकि आप बताइए कि अगर हर लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, या हम बता रहे, हम गांव में अभी गए थे हाल ही में, तो हम गांव में गए ना, तो हम मजदूर लोग से भी पूछे कि का भैया, अब आपका भी एक दिन न्यूज़ चैनल हम देख रहे थे, तो हम देखे कि बहुत सारे मजदूर हम बोल रहे हैं कि आप क्या करते भैया, तो कहा कि हम लेबर है। ठीक है, तो हम गए तो हम पूछे कि आपको अभी काम मिला, तो ना भैया अभी कोई घरे नहीं बनवा रहा है, इतना स्थिति खराब है। अब बताइए, उन लोग के लिए भी सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। जो प्राइवेट टीचर हैं बेचारे, जो ट्यूशन पढ़ाते थे, उन लोग को ट्यूशन नहीं मिल रहा है, बहुत लोग ट्यूशन भी नहीं दे रहे हैं कि घर में कोरोना आ जाएगा ऐसे वैसे। अब बताइए, उन लोग पर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जो प्राइवेट टीचर पढ़ाता था 5,000-6,000 में प्राइवेट स्कूलों में, उन लोग की स्थिति देख रहे हैं सर, कितना दयनीय है, आप समझ सकते हैं। आप कोचिंग चलाते हैं, 1400 के प्लस आपके पास बच्चे आते हैं, अब तो बंद है 8 महीना से, 8 महीना से कैसे चल रहा है? और ऑनलाइन जी क्लासेस की बात हो रही है, लग रहा है कि सार्थक होगा उन बच्चों के लिए? देखिए, सबसे ऑनलाइन क्लास का जो बात है, ये हमको यहाँ के बच्चों में सार्थक नहीं होगा। क्यों? यहाँ के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, तो हम आपको बता दें कि जो गरीब फैमिली से होते हैं, उन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, और अगर स्मार्टफोन नहीं है तो ऑनलाइन क्लास संभव नहीं है। और दूसरा, वैसे भी बच्चे हैं जिनको मान लीजिए ठीक है स्मार्टफोन वो ले भी ले कैसे भी, तो वो डाटा पैक नहीं डलवा पाते, तो आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन क्लास वो बच्चे कैसे कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा दिक्कत है कि अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन क्लास मान लिया जाए कि चलाया भी जाए, तो बच्चे, देखिए, एक सामने से पढ़ना होता है, एक ऑनलाइन पढ़ना होता है, बहुत फर्क है। अगर आप सामने हैं तो उसको से पूछिएगा कि हाँ बना के आए हैं होमवर्क कि नहीं आया है, किए हैं कि नहीं, ऑनलाइन में वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ये भी आप नहीं देख पा रहे हैं। तो बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे के पास स्मार्टफोन भी नहीं है। जैसे आप देख लीजिए कि जो बच्चा, बहुत ऐसा बच्चा है कि एक फ़ोन किया कि सर, हम बोले उसको कि हम यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाएं हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि कोरोना में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि हम फ्री में पढ़ाएं, 130 वीडियो के करीब हम यूट्यूब पर मेरा होगा, तो आप देखिए उसमें हम फ्री में बच्चों को पढ़ाएं, उसमें भी बहुत सारे बच्चों के पास यूट्यूब देखने के लिए मोबाइल नहीं। आप समझ सकते हैं कि कितना दिक्कत है बच्चों को। तो सरकार, अभी चुनाव माहौल है बिहार में, 21 आपको तारीख से जो है वो 100 लोगों की इजाज़त मिल जाएगी रैली का, ठीक है? ठीक है, कोचिंग बंद है, हाँ। क्या कहेंगे? हाँ, तो यही तो हम आपको बता रहे हैं कि मान लिया जाए कि 100 रैली के लिए 100 लोग अलाउ है, लेकिन कोचिंग खोलने के लिए 50 लोग अलाउ नहीं है। आप बताइए, अगर 100 रैली में 100 लोग आ सकते हैं तो कोचिंग पढ़ने 50-60 लोग क्यों नहीं आ सकते हैं? अब कोचिंग रैली में तो भी कोई नियम कानून नहीं होगा, नियम कानून का धज्जिया उड़ेगा, लेकिन कोचिंग में एकदम नियम कानून से एक बेंच पर 2 बच्चों को बैठा कर पढ़ाया जा सकता है। लेकिन आप बताइए, सरकार इसको अलाउ नहीं करे, बाकी हर चीज़ अलाउ है, पढ़ाई नहीं है अलाउ। अच्छा, इसी पे सवाल आपसे, सरकार कह रही है कि कोचिंग नहीं खुलना चाहिए, हो सकता है कोरोना खतरा बढ़ जाए, है ना, स्कूल नहीं खुलना चाहिए, एक तरफ एग्जाम ले रही है, ये दोहरी नीति नहीं हो रहा है क्या? इसमें तो खतरा बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें हमारा जो व्यक्तिगत जो राय है, सरकार ने ऑलरेडी बोल भी रखा है कि हायर सेकेंडरी के जो भी बच्चे हैं 11वीं 12वीं के, वो अपने पेरेंट्स के इजाज़त के साथ स्कूल में जा सकते हैं। उसके बाद शिक्षण जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ पे जितने भी जो PhD में जो इनरोल्ड हैं, जो भी रिसर्च में लगे हुए हैं, उन लोग को भी सरकार ने अलाउ कर दिया है कि आप अपने विश्वविद्यालय में जाकर आप
अपने रिसर्च के लिए जो भी आपके पास जो है काम आप वहाँ पे कर सकते हैं। अब रही बात कोचिंग की, तो हमारा सरकार से एक रिक्वेस्ट होगा कि आप कोचिंग में जो भी प्रतियोगी छात्र हैं, चाहे वो एसएससी के हों, रेलवे के हों और विभिन्न जो भी प्रतियोगी छात्र हैं, उनके लिए आप कम से कम कोचिंग करने का उसी तर्ज पे, जिस तर्ज पे आपको 100 लोगों के लिए अलाउ कर दिया आप कि आप रैली कर सकते हैं, तो उसी तर्ज पे और जो गाइडलाइंस जो हैं कोविड-19 के, वो सबको फॉलो करते हुए आप ये भी इजाज़त कर दीजिए, क्योंकि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में जो लोग हैं, हमसे भी कई लोगों की मुलाकात होती है विभिन्न विद्यालयों में जो प्राइवेट टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारी सैलरी नहीं मिल पा रही है 4-5 महीनों से। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, हो सकता है उनको स्कूल से निकाल दिया जाए। स्कूल वाले फी ले रहे हैं, पूरे पैसे ले रहे हैं, लेकिन वो सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ, औरंगाबाद में कई ऐसे स्कूल हैं, विद्यालय हैं, मैं नाम नहीं बताऊँगा, कि गार्जियन को हमेशा वो मैसेज भी करते हैं कि आप हमें इतना पैसा दीजिए, और लोग दे भी रहे हैं गरजवश। और लेकिन वो शिक्षक को तो कम से कम जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं या जितने भी कोचिंग संस्थान वाले हैं, सबकी जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी दयनीय हो गई है। और उससे ज़्यादा प्रतियोगी छात्रों की कैसे आप ऐसे समझेंगे कि सरकार ने कैलेंडर निकाल दिया कि हम अक्टूबर में एग्जाम करा रहे हैं दरोगा मेंस की, तो सितंबर में इस चीज़ की, नवंबर में इस चीज़ की, मतलब कि पेपर में जितने भी अभी न्यूज़ आ रहे हैं, लग रहा है कि एकदम वैकेंसी की भरमार है। तो कहीं ना कहीं उनकी बिहार में जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन में कोचिंग का अहम रोल होता है, और मध्यम वर्ग के ज़्यादा बच्चे ही इसमें क्वालिफाई करते हैं, जो जनरली कोचिंग पे डिपेंड होते हैं। तो कम से कम वो कैसे सक्सेस करेंगे, तो उसके लिए आप कोचिंग अलाउ कर दीजिए। कम से कम महीने दिन पहले भी अगर आप अलाउ करते हैं, तो कम से कम उनकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी। तो इस स्थिति में सरकार से नम्र निवेदन है कि कोचिंग को खोलें। और दूसरी ये चीज़ कि आप एज अ पत्रकार जिस तरह से ये मुद्दे को उठाए हैं रोजगार को लेकर, और जितने भी मीडिया बंधु हैं, जो भी रिया चक्रवर्ती क्या खाई, कैसे निकल रही है, गाड़ी में कैसे बैठ के जा रही है, सीबीआई ने उनसे क्या क्या पूछे, ये आप खुद से वो अपना मजाक बना रहे हैं। आप युवाओं की आवाज़ बन के आइए। आप डेमोक्रेसी के 4th पिलर है, पत्रकारिता 4th पिलर है, 4थी स्तंभ है। तो 4थी स्तंभ मतलब कि केवल रिया चक्रवर्ती और राम मंदिर, चलिए वो सब अलग मुद्दा है, उस पर हम लोग ज़्यादा विशेष चर्चा भी नहीं करेंगे। लेकिन मेन अभी युवाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय है, तो उस पर भी आप इस कैसे राज पाठक की तरह आप भी खुल के युवाओं के सपोर्ट में आइए, और सरकार तक अपनी बातों को, जैसे रवीश कुमार बीच बीच में पहुँचाते रहते हैं, औरंगाबाद जैसे छोटे जिले में भी आप अपने स्तर से युवाओं की आवाज़ बन के उभर रहे हैं, वैसे ही और देश के मीडिया बंधु से नम्र निवेदन है, सीबीआई अपना काम कर रही है, पूछताछ कर रही है, मत दिखलाइए कि रिया चक्रवर्ती किस गाड़ी में बैठ के आई है, उसके भाई भी ड्रग्स लेते हैं, ये सब आपको न्यूज़ नहीं दिखाना चाहिए। इससे बहुत ही एक तरह से एक प्रभाव पड़ता है युवाओं पे, कि जो नहीं भी ड्रग्स के बारे में जानते वो पूछेंगे अपने गार्जियंस की ड्रग्स क्या होता है या अफीम क्या होता है। तो प्लीज़ इस तरह की न्यूज़ आप लोगों के सामने मत लाइए, युवाओं की आवाज़ बन के लोगों को बतलाइए। बिल्कुल, युवाओं की आवाज़ बनकर लोगों को बताइए और लोगों को जागरूक कीजिए। हो सकता है सरकार के पास भी वीडियो जाए तो वो भी जागरूक होने की कोशिश करे। हो सकता है जो प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, जो रोजगार की बात करके सत्ता में आते हैं, वो भी ये देखे खबर, तो उनको पता चले कि जो युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं पिछले कई सालों से, उन्हें शायद रोजगार जरूरी है और मिलना चाहिए। इसकी अहमियत क्या है ये हमें अमित जी बता दिए हैं, सौरभ जी बता दिए हैं और देवकांत जी बता दिए हैं। क्योंकि किस तरीके से जो युवा है वो तैयारी करता है, उनके पास पैसा तक नहीं होता कि पढ़ाई के लिए पैसा दें, फ्री में पढ़ा देते हैं, बेचारे तैयारी करते हैं, सोचते हैं कि हम सरकारी नौकरी ले लेंगे तो हो सकता है आने वाला भविष्य सुधर जाए। लेकिन सवाल यही है कि सत्ता लोभ में कब तक सिर्फ वैकेंसी निकालिएगा और पैसा लेकर के फिर उनको रोजगार भी नहीं दीजिएगा। पैसा से भी लूट लेते हैं साहब, रोजगार देते नहीं हैं आप, वैकेंसी खाली है फिर भी आप सुनते नहीं हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? चुनाव है, हो सकता है चुनाव के लिए आपने फिर से वैकेंसी निकाल दिया, हो सकता है कि आप वादा कर दें, मगर सवाल यही है कि रोजगार नहीं दीजिएगा तो कब तक इस तरीके के षड्यंत्र में चलिएगा। फिलहाल यही है, सेगमेंट चल रहा है, रोजगार की बात होगी। युवाएं जब इस तरीके से लगातार सरकार पर घिर रहे हैं तो हमारा भी काम है कि सब युवाओं की आवाज़ बन जाए। 5 सितंबर को एक मुहिम ये चला रहे हैं, क्या मुहिम है वो भी बता दीजिए, फिर हम बात करते हैं। 5 सितंबर को जैसे मोदी जी कोरोना में कहे थे कि सारे लोग थाली बजाइएगा, इसे हिम्मत मिलता है, तो सारे जो बेरोजगार युवा हैं उस दिन थाली बजाएंगे और ट्विटर पर भी कैंपेन चलेगा कि हम लोगों को रोजगार चाहिए। अब रोजगार से कम कुछ नहीं सुनेंगे युवा। तो अब सुन लीजिए साहब,
थाली और ताली ये दोनों अब बजने वाले हैं, क्योंकि आपने दिया है कि थाली ताली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। उसी तरीके से अब शायद रोजगार भाग जाए और रोजगार मिल जाए। इस उम्मीद से युवा अब 5 सितंबर को ये मुहिम चला रहे हैं। देखना ये होगा कि आपकी आंखें खुलती है कि नहीं खुलती है। बाकी युवाओं के साथ हम हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।